नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या आप जानते हैं कि हर साल सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है? इसकी एक बड़ी वजह है भारतीय कारों में सेफ्टी मेजर्स का, फीचर्स का नहीं होना। मगर अब सरकार से गाड़ियों की सेफ्टी को लेकर ज्यादा सजग हो गई है। अगर कंपनियां अपनी गाड़ियों की रेटिंग नहीं कराएंगी तो सरकार खुद भारत एनकैप के जरिए उनकी रेटिंग करेगी। इससे पहले 1 अक्टूबर से सभी कारों में 6 एयरबैग्स जरूरी किए जा चुके हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्यों कंपनियां सेफ्टी के नियमों का सख्ती से पालन करने में आनाकानी कर रही हैं। क्या सरकार को सेफ्टी को लेकर और सख्त नियम बनाने की जरूरत है? इस पर भी अपने एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इनमें से करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या में होने वाली मौत की एक बड़ी वजह सड़कों पर चल रहे असुरक्षित वाहन हैं। इसे देखते हुए सभी कारों में 2 एयरबैग्स को इसी साल 1 जनवरी से अनिवार्य किया जा चुका है। अब सरकार ने 1 अक्टूबर से सड़कों पर उतरने वाली उन सभी कारों में 6 एयरबैग्स को जरूरी कर दिया है, जिसमें 8 लोग सवारी कर सकते हैं। लेकिन ऑटो कंपनियां सरकार के इस कदम को लेकर नाखुश हैं। उन्हें लगता है कि कार को सेफ्टी मेजर से लैस करने से हर यूनिट की कीमत कम से कम 50,000 रुपए बढ़ जाएगी और इससे उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा। सरकार ने साफ किया है कि कुछ ऑटो कंपनियां सेफ्टी मेजर्स को लेकर दोहरा मापदंड अपना रही हैं। जो कारें भारत के लिए बनाई जा रही हैं, उनमें इंटरनेशनल सेफ्टी मेजर्स के नियमों का पालन नहीं हो रहा, जबकि विदेशी बाजार में बिकने वाले सेम मॉडल में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। उधर देश की एक बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने साफ किया है कि सेफ्टी मेजर्स को लेकर जो नियम कायदे आ रहे हैं, उसके चलते बजट कारों के प्रोडक्शन को रोकना पड़ सकता है। सरकार ने इस बात को लेकर भी मंजूरी दे दी है कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी भारत एनकैप कारों के किसी भी मॉडल की सेफ्टी रेटिंग कर सकेगा। इससे कार बाजार में प्रतिस्पर्धा आएगी। सरकार की ये स्कीम ऑटो निर्माता कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन बिक्री के आधार पर किसी कंपनी के सबसे पॉपुलर मॉडल के बना जाएगा। इसे पब्लिक सेफ्टी के मद्देनजर सरकार भी चुन सकती है या ऑटो कंपनी खुद इसके लिए आगे आ सकती हैं। भारत एनकैप 1 से लेकर 5 स्टार रेटिंग देगा। इससे कार खरीदने वालों में सेफ्टी को लेकर जागरूकता आएगी। धीरे धीरे लोग सेफ्टी को ज्यादा अहमियत देंगे। ऐसे में सभी ऑटो कंपनियों के लिए सेफ्टी से जुड़े इंटरनेशनल मानकों को पूरा करना मजबूरी होगी, वरना सेफ्टी मानकों को नहीं अपनाने पर उनके बिजनेस पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट को भी अनिवार्य कर दिया गया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट कार की पिछली सीट में 2 लोगों के बीच में बैठने वाले तीसरे यात्री के लिए भी जरूरी होगा। ये कुछ ऐसे सेफ्टी नॉर्म्स हैं जो न केवल सुरक्षा के लिहाज से जरूरी हैं, बल्कि इससे सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इस मुद्दे पर करते हैं चर्चा। बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए शो में जुड़ रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं टूटू धवन साहब का, जाने माने ऑटो एक्सपर्ट हैं। टूटू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अविक चट्टोपाध्याय जी, जो कि को फाउंडर हैं एक्सपीरियल के। अविक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टूटू धवन सर, अब जब हम ग्लोबल एनकैप की बात करते थे तो बार बार ये कहा जाता था कि भाई एक ऐसा सेफ्टी स्टैंडर्ड होना चाहिए हिंदुस्तान में जो कि हमारी कार्स की भी सेफ्टी रेटिंग्स को सुनिश्चित कर सके, ताकि आम जो चालक है और जो राहगीर है, ये दोनों की सेफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे भारत एनकैप हमारे सामने मूर्त रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, एक टसल सा शुरू हो गया है गवर्नमेंट और कार मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। और हमने देखा, एग्जाम्पल हमने मारुति का दिया, वो कह रहे हैं कि साहब हम अफोर्डेबल कार फिर बनाना ही छोड़ देते हैं अगर आपको सेफ्टी से इतना ही प्यार है, क्योंकि हमारे लिए वो फिर प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएगा। हम शायद उसके साथ अपने बिजनेस मॉडल को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये आप कैसे बैलेंस करें सर? कितना मुश्किल है कंपनियों के लिए सुरक्षित और अफोर्डेबल कार बनाना? क्या इतना मुश्किल है सर?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेफ्टी फीचर्स हैं, ये थोड़ी सी सोच समझ के हमको इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मोर देन 50% कारें जो हैं, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, खासतौर छोटे बजट की 10 लाख रुपए के अंदर अंदर की, वो 50% से ज़्यादा गाड़ियाँ हाईवेज़ के ऊपर नहीं चलती हैं और टाउन्स के अंदर ही रहती हैं, और वो एक सैलरीड क्लास को बिलोंग करती हैं। तो और वो उनके पास एज इट इज़ बजट बहुत टाइट होते हैं, जिसके साथ ईएमआई उन्होंने भरनी होती हैं, और साथ साथ आजकल की जो महंगाई है उसको देखते हुए अपने खर्चे पूरे करने होते हैं। सो इट इज़ नॉट सो ईजी कि आप ये सेफ्टी फीचर्स आप लगाते जाइए, एंड देयर आर सर्टन फीचर्स जो हम इस्तेमाल कभी करते ही नहीं और कभी होंगे भी नहीं। वाई शुड अ कंज्यूमर बी पेइंग मनी फॉर दैट? तो ये चीज़ें हैं, वी हैव टू बी रैशनल अबाउट इट। बाकी आप जो सेफ्टी फीचर्स लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं ये बताऊंगा कि हमारे को अपनी रोड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और उनकी जो ज्योमेट्री है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा एक सवाल, सॉरी सर, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। एक छोटा सा सवाल ये था कि क्या अगर आपको माना एयरबैग्स एक्स्ट्रा लगाने हैं, या आपको सीट बेल्ट को एक्स्ट्रा बढ़ा देने, थर्ड जो पीछे की बैक सीट होती है उसके लिए आपको उनकी सेफ्टी के लिए कुछ फीचर्स जोड़ देने, क्या ये सर इतने महंगे हो जाते हैं कि कार मैन्युफैक्चरर्स को लगता है कि उनके मार्जिन्स पर इसका असर पड़ेगा? और दूसरा, सरकार ने तो कभी नहीं कहा आप मार्जिन्स को पास ऑन कर दीजिए, अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है तो लेट कंज्यूमर डिसाइड कि उसको क्या चाहिए। ये कंपनियों का ये तर्क कितना वाजिब आपको लगता है? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि कंपनियों को क्या फर्क पड़ता है, वो आगे कंज्यूमर को पास ऑन कर देंगे, बट द कंज्यूमर हैज टू बी कंड्यूसिव ऑल्सो, कि वो इतना पैसा खर्च करना चाहेगा फॉर एन इक्विपमेंट दैट ही इज नेवर गोइंग टू यूज। तो ये चीज़ें भी थोड़ी रैशनलाइज करनी चाहिए ना। और ये तो है नहीं कि हम आपको कोई चॉइस देंगे कि जी हम ये गाड़ी 6 एयरबैग्स वाली है और ये गाड़ी 2 एयरबैग्स वाली है, आप उनमें से कोई भी खरीद लें। इफ़ इट बिकम्स अ मैंडेटरी आइटम, तो कम से कम लाख 1.5 लाख रुपया तो एडिशनल उसके ऊपर खर्चा हो ही जाएगा, इवन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एब्सोल्युटली। अविक सर, आपका इस पर क्या टेक है? जैसा कि सरकार भी कह रही है कि हम सेफर कार का एक माहौल बनाना चाहते हैं इंडिया में, सेफर कार्स फॉर इंडिया। जब भारत एनकैप की अवधारणा रखी गई तो ये उसमें एक जोड़ा गया। तो अगर आपको सेफर कार चाहिए, स्वाभाविक रूप से सेफ्टी फीचर्स कुछ कॉस्ट के साथ आएंगे, लेकिन वो कॉस्ट कंज्यूमर डिसाइड करेगा या कंपनियां डिसाइड करेंगी कि हम सेफ्टी फीचर्स रखें या नहीं रखें, या उसको कंज्यूमर को पास ऑन कर देना चाहिए? आपको इसमें जो सरकार का पक्ष है और साथ ही साथ जो कंपनियां कह रही हैं, उन दोनों में आपका विश्लेषण किस तरह का होगा? देखिए, सबसे पहले तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सेफ्टी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, हमारे देश में साल में 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट्स की वजह से वो उनकी डेथ होती है। तो सेफ्टी पे काम तो करना ही चाहिए, और सेफ्टी सिर्फ गाड़ी की नहीं, पूरी इकोसिस्टम की सेफ्टी होनी चाहिए। अब बात आ रही है ये भारत एनकैप की। अब भारत एनकैप एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। सेफ्टी फीचर्स को आप सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ उसको कंफ्यूज मत कीजिए फिलहाल, क्योंकि हम लोग अभी भी भारत एनकैप के पूरे डिटेल्स नहीं जानते हैं। शायद देखा जाए कि भारत एनकैप को उसके रेगुलेशंस को मीट करने के लिए शायद हमें 6 एयरबैग्स की जरूरत ना पड़े, शायद हमें 4 एयरबैग से ही काम चल जाए। मतलब इसीलिए हम लोग अभी राइट नाउ इस पे इंडस्ट्री के भी कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि इससे दाम बढ़ेगा, इससे दाम घटेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है। आई थिंक वी आर जंपिंग द गन। लेकिन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जैसे कि हो गया कि आप खाना बना रहे हैं, फूड आइटम, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, मैं FSSAI स्टैंडर्ड्स के अंडर में खाना नहीं बनाऊंगा, मैं कस्टमर के ऊपर छोड़ दूंगा कि वो चिप्स FSSAI स्टैंडर्ड वाली खाएगा या बिना FSSAI स्टैंडर्ड वाली खाएगा। ऐसे हो नहीं सकता है। पूरे देश में व्हेन इट कम्स टू मोबिलिटी एक सिंगल सेफ्टी स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, 2 व्हीलर्स के लिए होना चाहिए, ट्रैक्टर्स के लिए होना चाहिए, जो भी मूव करता है सड़कों पे उनके लिए होना चाहिए। तो इंडस्ट्री का ये कहना है कि इसमें दाम बढ़ जाएगा,
मैं कॉन्ट्रेरियन व्यू रखता हूं। मैं कहता हूं कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है एक व्हीकल यूजर के लिए, उसकी सेफ्टी या उसकी एंटरटेनमेंट? अगर सेफ्टी बढ़ाने के लिए मुझे एंटरटेनमेंट में खर्चा कम करना पड़े, अगर मैं 10 इंच का टीएफटी स्क्रीन ना देके मैं 4 इंच का टीएफटी स्क्रीन दूं, लेकिन उस जगह पे मैं 2 या 3 एयरबैग्स या 2 एयरबैग्स या 4 एयरबैग्स और लगा दूं, या फिर कोई और सेफ्टी इक्विपमेंट लगा दूं गाड़ी में जिससे कि गाड़ी और सेफर हो, बिल्कुल। इंडस्ट्री को मैं बोलूंगा कि आपको वही करना चाहिए। आपको खुद प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अगर आप कस्टमर पे छोड़ देंगे, कस्टमर तो बोलेगा कि भाई साहब आप मेरे को एक सिर्फ एक इंजन, एक स्टीयरिंग व्हील और 4 पहिए दे दो, बाकी मैं डिसाइड कर लूंगा। ऐसे तो नहीं होता। एब्सोल्युटली सर। टूटू सर, एक और लॉजिक जो दिया जा रहा है, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था मारुति की तरफ से, वो कह रहे हैं कि साहब अगर आप इस तरह के हाई स्टैंडर्ड, हाई रेटिंग्स, अचीवमेंट्स को अगर आप थोपने की कोशिश करेंगे तो फिर कुछ कार मेकर्स तो हैं इसको मार्केटिंग टूल बना लेंगे। हम सब जानते हैं कि कुछ कंपनीज ने लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स हैं, जो कि बहुत हाईलाइट करते रहे हैं अपने नए मॉडल्स को, जो उनको रेटिंग्स में जब अच्छा प्रदर्शन उनका हुआ है, अच्छी रेटिंग्स मिली हैं तो उन्होंने लेकिन क्या वाकई में ये मार्केटिंग टूल है सर? मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन ये हो जाता है कि किसी की सेफ्टी, कार बहुत अच्छी है, कार बहुत सेफ है, ये तो एक बहुत अच्छा एक फीचर है उस कार का, ये तो बहुत अच्छी खूबी है, इसको मार्केटिंग की तरह इस्तेमाल करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द मार्केटिंग टूल्स जो कंपनी नए फीचर्स लेके आती हैं सेफ्टी के बारे में भी एंड अदरवाइज फॉर यूज ऑल्सो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी पीक परफॉर्मेंस होनी थी इंजीनियरिंग की, वो तो हर गाड़ी ने, हर मैन्युफैक्चरर ने अचीव कर सका है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा है तो कुछ फीचर्स ऐड ऑन कर देते हैं, कुछ खूबसूरतियाँ लगा देते हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स बढ़ जाते हैं, कुछ स्ट्रीमलाइनिंग हो जाती है गाड़ी की। दोज आर द फीचर्स नाउ दैट आर सेलिंग। तो उसके अंदर ऐसे ही कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि आप कह रहे हैं, अब सेफ्टी फीचर्स और बढ़ा दिए हैं, और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी, जैसे आप स्मार्टफोन के साथ गाड़ी को आप चला सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे ही फीचर्स हैं जो कंज्यूमर को इस वक्त खींच सकते हैं। एब्सोल्युटली। और जो टूटू सर, जो अविक सर कह रहे हैं कि हो सकता है ये इतना आपकी कार का लागत, स्वाभाविक रूप से कार मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, कुछ स्टडी होगा, उनका इंटरनल असेसमेंट होगा, तो वो कह रहे होंगे कि लागत बढ़ी है। बट जैसा अविक सर कह रहे हैं कि अभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आना बाकी हैं, क्या पता आपके कॉस्ट उतनी ज्यादा ना बढ़े, आपके मार्जिन पर उतना ज्यादा असर ना हो, तो अभी से ये शोर मचाना कि साहब सेफ्टी आएगा तो कार महंगी हो जाएगी, तो कहीं आप डिस्करेज तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको एक नेगेटिव नैरेटिव तो नहीं बिल्ड कर रहे हैं कि सेफ्टी आएगी तो कार महंगी हो जाएगी? नहीं, वो तो खैर एक तरीका है गवर्नमेंट को अपोज करने का, क्योंकि और तो वैसे कह नहीं सकते कि हम ये नहीं करेंगे। अब जैसे आरसी भार्गव साहब ने स्टेटमेंट दे दी कि हम तो ऐसी सेफ्टी बढ़ती जाएंगे तो हम तो छोटी गाड़ी बनानी बंद कर देंगे। दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट। एक्चुअली देखा जाए तो एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज हर चीज़ जो बहुत क्या कहते हैं रिफाइंड होती है और सोफिस्टिकेटेड होती है, इनिशियली बहुत महंगी होती है, और फिर धीरे धीरे जब उनकी कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्लस दी इन्वेस्टमेंट्स वो रिकवर हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली तो उसकी कॉस्ट फिर मार्जिनल सी रह जाती है। अब आपसे एयर बैग्स की बात करेंगे तो येस, देयर वाज अ टाइम जो एक एयर बैग 40-50 हज़ार रुपये का कॉस्ट करता था और मैन्युफैक्चरर को शायद 20 से 25 हज़ार रुपये का कॉस्ट करता होगा, पर अब वही चीज़ें हैं जो मास प्रोडक्ट्स की जा रही हैं एंड दे आर बिकमिंग चीपर। तो आई एम श्योर इवन दी कार मैन्युफैक्चरर्स के पास भी ऐसा एक टूल है जिसके साथ वो अपने क्या कैपेसिटी को इंक्रीज करके और दाम उसके कम कर सकते हैं। अविक सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि भारतीय जो ऑटो कार इंडस्ट्री है उसकी जो ग्रोथ स्टोरी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार जो किरदार है वो छोटी कार है। तो अब सब जानते हैं कि जितनी भी सफल कंपनियां हैं हमारे यहाँ, वो छोटी कार बनाने वाली कंपनियां हैं, उनकी जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें छोटी कार का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। यानी कि हमारा जो कंज्यूमर है, अगर आप उसके माइंडसेट को समझेंगे तो
थोड़ा सा कड़वा लगता है ये समझने में, लेकिन ये वाकई में एक फैक्ट है कि हमारी प्रायोरिटी एक्चुअल में नीड है, ज़रूरत है, सुरक्षा हमारे लिए बाद में है। और शायद ये माइंडसेट नहीं होता तो हमारी कार की जो ऑटो कार की जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ स्टोरी है वो हमारे सामने ऐसी नहीं होती जैसा होता। लेकिन अब समय बदल रहा है, सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन कहीं जो आज भार्गव साहब की जो चिंता थी कि भाई हमें तो कार बनाना ही बंद करने पड़ेगा, फिर ये कितनी वाजिब लगती है इंडस्ट्री की चिंता? देखिए साहब, बंगाली में ना एक कहावत है, मैं पहले से बंगाली में बोलूंगा फिर ट्रांसलेट करूंगा जी। बंगाली में कहावत है, ठाकुर घरे के आमी कला खाईनी। इसका मतलब है पूजा के कमरे में कौन है, मैंने केला नहीं खाया। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है या मुद्दा बड़ा सिंपल है कि गाड़ियों की सेफ्टी बढ़नी चाहिए। मारुति का क्या रिएक्शन होता है, हम छोटी गाड़ियां बनाना बंद कर देंगे ना। इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि फिलहाल जो गाड़ियां बन रही हैं वो काफी सेफ नहीं है क्या? या फिर कहीं आप कहीं कोई कॉस्ट कटिंग कर रहे हो क्या कि गाड़ियों की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए? ना, ये कोई डिनाई नहीं करता है कि किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ स्टोरी है ऑटोमोबाइल्स की, वो एंट्री लेवल कार या अफोर्डेबल कार की। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है भाई साहब, जब आप जर्मनी में जाए तो वहां पर भी फोक्सवैगन पोलो या फोक्सवैगन मी या स्कोडा की छोटी छोटी गाड़ियां, वो एंट्री लेवल गाड़ियां ही सबसे ज्यादा बिकती हैं उन कंट्रीज में, क्योंकि हर एक आदमी वैल्यू देखता है। अब इंडियन कस्टमर भी वैल्यू देखेगा, लेकिन वैल्यू में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं देखेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कस्टमर बोलता है कि मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो गाड़ी बनेगी या फिर जो मोटरसाइकिल बनेगा या ट्रैक्टर बनेगा या बस बनेगा, that will meet the minimum requirements and regulations of the country. Over and above that, I will want certain features which I like. And I want all of that at a price that I can afford. और इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है। कस्टमर हर वक्त शायद सेफ्टी अपने दिमाग में पहले नहीं रखता था, लेकिन आज अगर आप सड़क पे जाएं और एटलीस्ट मेट्रो शहरों में अगर आप यंग कस्टमर से पूछें कि जब वे गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें क्या फैक्टर्स आप चूज करते हैं, तो फर्स्ट 5 फैक्टर्स में सेफ्टी जरूर आएगा। बिल्कुल सर। लेकिन जैसा आपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा, अविक सर, जैसा आपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा, टूटू सर भी कह रहे हैं कि कंपनियों पर ही ये पूरी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लाद देना, और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेफ्टी से रिलेटेड, आपके रोड्स हैं, आपके ट्रैफिक सिस्टम है, आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रांसपोर्टेशन से और ट्रैफिक से जुड़े हुए, उनको दुरुस्त ना करना या उन पर बाद में सोचेंगे वाला अप्रोच लगाकर, तो इससे काम बनेगा क्या? तो कोशिश तो सब जगह से करनी पड़ेगी, सरकार को भी करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। नहीं बनेगा, काम नहीं बनता है साहब। लेकिन फिर भी क्या है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए ना। ये तो वही बात होगी कि आपने अपने सरकार में क्या किया है। आप बोलेंगे भाई पुराने सरकार ने क्या किया या फलाना सरकार ने क्या किया, ऐसी बात नहीं है। हम सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लानर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑटोमेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे हमें कायम होना चाहिए। Absolutely. We cannot say that has to come up first, then I will do my bit. No, we all have to do our own bits together at the same time. Yes sir, absolutely sir. अच्छा टूटू सर, एक और जो सरकार का कहना है कि भाई कंपनियां फिर डबल स्टैंडर्ड्स क्यों अपनाती हैं? कुछ कार जो है सेम ग्लोबल मार्केट में अगर वो लॉन्च करेंगे तो पूरा का पूरा फुल्ली लोडेड सेफ्टी फीचर्स के साथ उन्हीं कारों को आप ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करेंगे। जब भारत की बारी आएगी तो आप सेफ्टी फीचर्स हटा देंगे और उनको जो है वो सस्ते दामों के उसमें कह के कि भाई सस्ती कार हम बना रहे हैं तो हमको बेच देंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है जो सरकार कह रही है कि आप एक तरह के मेजर्स के साथ जाइए ना। नहीं, मैं इस बात में मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो बाहर की जो गाड़ियाँ हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, उनकी रोड कंडीशंस देखिए और उनका डिसिप्लिन देखिए, और फिर उन जो डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट के हमारे को बेसिक सेफ्टी फीचर्स इतने होने चाहिए, तब वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी ही गाड़ियाँ वहाँ जाके उतने ही सेफ्टी फीचर्स लेके मार्केट में आती हैं जितने उनकी कंट्री की रिक्वायरमेंट है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं अभी तक बना सके, दूसरा हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसके अंदर हमारा कंज्यूमर का डिसिप्लिन,
वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट्स। अब आप एयर बैग की बात करेंगे तो एयर बैग तभी डिप्लॉय होंगे जब आपने सीट बेल्ट लगा रखी हो। तो सबसे पहले तो आप एक ये डिसिप्लिन इनकलकेट कीजिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि जितने 5 लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं वो सीट बेल्ट लगा के बैठे, और उसके बाद फिर हम आपको सेफ्टी की और बातें करेंगे। तो 80 to 90% तो आपकी सेफ्टी तब हो ही जाती है इफ़ यू हैव 2 एयर बैग्स एंड एवरीबडी इज बेल्टेड डाउन इन द कार। तो एक्चुअली अंदर के जो लोग ही हैं दे बिकम लाइक टॉर्पीडोज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, और वो एक दूसरे को चोट आती है और खुदा ना खास्ता कई बारी मौत भी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बैठ के सिस्टमेटिकली बनानी चाहिए, जिसके साथ कंज्यूमर को भी प्रॉब्लम ना हो और मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम ना हो, और जो गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है सेफ्टी रेगुलेशंस की वो भी पूरी कायम आ जाए। बिल्कुल। अविक सर, अब इस पूरे मसले का हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है? हमने दोनों पक्ष देखे, इंडस्ट्री क्या है, उनकी क्या चिंताएं हैं, और साथ ही साथ सरकार क्या चाहती है, सरकार की क्या चिंताएं हैं। अब इसमें एक बैलेंस्ड व्यू या बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो, जिसमें कंज्यूमर के लिए उसकी सेफ्टी, उसकी अफोर्डेबिलिटी एड्रेस हो रही हो, साथ ही साथ कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक रहे, और सरकार की जो चिंता है रोड सेफ्टी, कार जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेफ बने, ये ऐसा विन विन सिचुएशन कैसे बनेगी सर? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और ये मेरा मतलब काफी सालों से मेरा कन्विक्शन है कि हमारे देश में जहाँ पे इतने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और जहाँ एनफोर्समेंट बहुत वीक है, हमारी एक नेशनल रोड सेफ्टी मिशन होनी चाहिए। उस नेशनल रोड सेफ्टी मिशन के अंतर्गत एक व्हीकल सेफ्टी मिशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड या रोड डिजाइन का स्टैंडर्ड होना चाहिए, एनफोर्समेंट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और इमरजेंसी केयर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो बैलेंस्ड व्यू यही होगा जहां आप देखेंगे कि सरकार और इंडस्ट्री और एजुकेशनिस्ट्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स चारों एक साथ एक टेबल पे बैठ के बिना एक दूसरे पे सस्पेक्ट करके, बिना एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करके, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर एक नेशनल रोड सेफ्टी मिशन तैयार करें। और उसके अंदर हर एक स्टेक होल्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्लियरली लिखी जाए, उन पे टाइमलाइंस दी जाए और उन पे अकाउंटेबिलिटीज दी जाए। एब्सोल्युटली। आज जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर बोला जाता है कि आपको ये स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं ऑन दिस डेट, अगर वो नहीं मीट करे तो वो गाड़ियां फिर हम बेच नहीं सकते हैं। सिमिलरली सरकार का अगर रोड कंस्ट्रक्शन का और सेफ रोड कंस्ट्रक्शन का अगर एक टारगेट है और टाइमलाइन है, अगर वो मीट नहीं करे तो सरकार को भी अपने तरफ से अपनी कोई एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी रखनी ही पड़ेगी। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है ये आपने सुझाव के तौर पर बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन भी दे दिया अगर ये वाकई में इम्प्लीमेंट हो जाए। और स्वाभाविक रूप से ये तो जो तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको फाइनली डिसाइड करना है। लेकिन हाँ, एक आम कंज्यूमर के हित के लिए क्या एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, उसके तमाम पहलुओं पर हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया टूटू धवन सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। अविक सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।